कल के क्लास में हम लोग जाने थे कि जिलोबिलिन इसको पढ़ा के हम ख़त्म कंक्लूड कर दिए थे, करेक्ट। आज हम जाने कि बिस्मार्क का पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। हमने कल ये जाना था कि जिलोबिलिन किस तरह फेमस था, कितना पॉपुलर हुआ, जो भी कस्टम यूनियन रहा है, और उसके बाद ऑस्ट्रिया इसका पार्ट कभी रहा ही नहीं है। ऑस्ट्रिया ने स्टार्टिंग में समझा ही नहीं इसका इम्पोर्टेंस। जब ऑस्ट्रिया इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझा है तो समझ जाओ इसका नुकसान होने वाला है इसको। और बाद में कैसे जिलोबिलिन आगे बढ़ाया है, क्योंकि पर्शिया को हेड किया है बिस्मार्क ने, और विलियम फोर के बारे में बताए थे कि विलियम फोर ने क्यों राजगद्दी अपना स्वीकार नहीं किया, और बाद में फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लौटा वापस। बिस्मार्क पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, देखो, लाइक इटली द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी डिड नॉट टेक प्लेस बाय पॉपुलर रिवोल्ट्स। ये कल बताए थे ना, हाँ, ये पॉइंट कल बताए थे कि देखो, हाँ, इसमें बताए थे हम कि देखो है क्या एक्चुअली, इटली पॉपुलर रिवोल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बाद में किया गया है। वहाँ पे लोग ने वो आंदोलन शुरू नहीं किया, वहाँ पे आदमी ने किया था, बड़े बड़े लीडर ने किया था, लाइक इंडिया। बाद में जाके ये पॉपुलर अपराइजिंग कन्वर्ट हुआ है, शुरू में नहीं हुआ था। बात समझे ना। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी डिड नॉट टेक प्लेस बाय पॉपुलर रिवोल्ट्स एंड मास एजिटेशन इन बोथ दिस कंट्रीज, and pressure of liberal from the below tried to assert the revolutionary area of 1848, but the impact was very limited. जो 1848 का जो तुम्हारा रिवोल्यूशन था फ्रांस का, जो पूरा वर्ल्ड को प्रभावित किया है, स्पेशली यूरोप को जो प्रभावित किया था, वही उसको जाकर स्पर्श किया है। और पॉपुलर अपराइजिंग नहीं हो रहा है अभी लोगों को समझाया जाए कि उठो, बहुत हो गया, उठो। यहाँ दूसरा, क्योंकि अभी लिबरल रिवोल्यूशनरीज लोग हैं वही आगे बढ़ रहे हैं, पॉपुलर रिवोल्ट नहीं हो रहा। Both the countries were unified from above by the bureaucratic process. बोला ना कि दोनों ही जो हुआ है वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर हुआ, डिप्लोमेसी एंड मैनिपुलेटिंग द फॉरेन रिलेशंस। जिस तरह फॉरेन रिलेशन था उसको मैनिपुलेट करके हुआ है, पॉपुलर रिवोल्ट नहीं हुआ वही। इसलिए बिस्मार्क का बात आता है यहाँ पे। बिस्मार्क ने क्या किया, वही जो तीन बताए थे तुम लोग को, किस तरह डेनमार्क के साथ लड़ना, उसके बाद फ्रांस के साथ लड़ा, उसके बाद तुम्हारा फिर ऑस्ट्रिया के साथ, उससे पहले ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा, उसके बाद फ्रांस के साथ लड़ा है। तो अनलाइक पॉपुलर रिवोल्ट, they went for diplomacy, they went for foreign relation को देखते हुए उसने क्या किया, देश को आज़ाद किया है। While Cavour was the main architect in Italian unification, Otto von Bismarck proved to be his counterpart in case of German unification. जैसे तुम्हारा कैवियर ने इटली को यूनिफाई किया है, कैवियर ने आगे बढ़ाया है, उसी तरह जर्मनी में किसने किया है, बिस्मार्क ने किया है। अब देखो 1857 में फ्रेडरिक विलियम बिकेम द इंसेन एंड आफ्टर हिज डेथ विलियम वन बिकेम द रूलर ऑफ पर्शिया। उसके बाद क्या, वो विलियम फोर जब मरा 1857 के बाद, उसके बाद कौन आया, विलियम वन आया, उसके सक्सेसर आए, ये ऑटोक्रेट थे। और पर्शिया वांटेड पर्शिया शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। क्या था, ये ऑटोक्रेट थे। ऑटोक्रेट समझते हो ना, पावर यूज़ करने वाले, अनलाइक हिज फादर। और ये भी चाहते थे कि हाँ पर्शिया स्ट्रॉन्ग बने। इन 1862 विलियम वन अपॉइंटेड बिस्मार्क एज मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पर्शिया। अब देखो बिस्मार्क यहाँ से आ रहा है ना, कि 1862 में विलियम वन ने, जो सक्सेसर थे, इसने क्या किया, बिस्मार्क को मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट ऑफ पर्शिया घोषित किया। इसको समझे, प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। यही आगे जाके खींच लेता है बात को। बिस्मार्क हैड नो फेथ इन पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन, ये भी समझ लो, एंड वाज फुली एन ऑटोक्रेट। इसको लोकतंत्र पे विश्वास नहीं था। पार्लियामेंट में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो बना था वो सब किसी पे भरोसा नहीं है। ये पूरी तरीके से ऑटोक्रेट स्वभाव का था, क्योंकि इसको पता था कि कल भी देख लिया कि लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन से आज़ाद होने वाला है नहीं जर्मनी। कल क्लास में बताए थे कि लिबरल, इसलिए उसको ख़त्म कर दिया गया। 1848 में बैठक हुआ, फिर भी पीछे चला गया वो, अभी भी थोड़ा बहुत राहत दिया, मगर ये तो क्लियर ही हो गया था कि पार्लियामेंट्री तरीके से कभी भी देश आज़ाद नहीं हो सकता है। ये भी वही समझ रहा है कि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लोग सब अपने हिसाब से व्याख्या करेगा, बोलेगा कि हम अलग अलग स्टेट रहेंगे, सबका अपना अपना पैरोकियल नेचर है। लाइक माइंडेड, क्या नैरो माइंडेड वाला था ना जी सबका। He was convinced that solution to the problems why Germany faces did not lie in the resolution and majority of votes but iron and blood and use of force। बोला कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है जर्मनी, ठीक है, वो प्रॉब्लम तुम्हारा संविधान में या फिर तुम्हारा मेजोरिटी ऑफ वोट से सुलझाया नहीं जा सकता है, लोग का मत से नहीं सुलझाया जा सकता है। यहाँ पे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलेगा, लोगों को मार दो, हटा दो, जो लिबरल सोचता है उसको ख़त्म कर दो। यदि
लिबरलिज्म हम चलेंगे देश कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी हम क्या करें, यूज़ करें। विलियम वन वॉज कन्विंस्ड दैट इन ऑर्डर टू अटेन जर्मन यूनिफिकेशन पर्शिया शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। जो सक्सेसर रहे हैं विलियम फोर का, क्या हो रहा है इधर, क्या तुमको पता भी नहीं चल रहा नोट्स क्या हो रहा है? तो विलियम वन को कन्विंस किया गया, ठीक है। और विलियम जानते थे कि यस यदि जर्मन यूनिफिकेशन होना मतलब ज़रूरी है तो पर्शिया ही स्ट्रॉन्ग हुआ तभी हो सकता है, और पर्शिया ऐसा ही हुआ है कुछ। तो विलियम वन emphasized unification of Germany but under the dominance of Persia was very much against the interest of the Austria। मगर विलियम वन यदि पर्शिया को लीड करवाते हैं तो ऑस्ट्रिया पूरा मानेगा उस चीज़ का, है ना। क्योंकि कल क्लास में बताए थे, जो आए हो कल क्लास में तुम लोग जान ही लिया कि पर्शिया और दोनों का बीच में कन्फ्लिक्ट क्या था, क्योंकि दोनों अपने अपने ढंग से जर्मनी को यूनिफाई करना चाह रहा था। क्योंकि ऑस्ट्रिया भी जर्मनी स्पीकिंग पीपल, वो भी चाहेगा कि हम अपने हिसाब से करें। The only possible solution in such situation was to expel Austria from Germany through military action। क्या मात्र रास्ता रहता है कि मिलिट्री एक्शन से ऑस्ट्रिया को खदेड़ दो, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया भी अपना क्लेम करेगा जर्मनी के ऊपर। For this William I wanted to reorganize and strengthen the army and to mobilize the expenditure that was to be incurred in reorganization of army through increased taxation। जब तक हम टैक्सेशन नहीं बढ़ाएंगे पैसा कहाँ से आएगा, जब तक पैसा नहीं आएगा तो फिर आर्मी कैसे रखेंगे, वेपन्स कैसे करेंगे। इसलिए ये बात समझा गया कि विलियम वन ने ये चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि यस हमको आर्मी को स्ट्रेंथन करना ही होगा, मजबूत करना ही होगा, उसके लिए हमको पैसा चाहिए ही चाहिए। जब हमको पैसा चाहिए तो हमको टैक्स इंक्रीज करना ही पड़ेगा, जब तक टैक्स इंक्रीज नहीं करेंगे पैसा कहाँ से आएगा। However, the Persian legislation which was dominated by the liberals was determined to have constitutional reform before the reorganization of the army। बोला कि आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने से पहले, आर्मी को इतना बड़ा बनाने से पहले ये ज़रूरी है कि ये ज़रूरी है कि क्या करें हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए। क्योंकि पर्शिया में भी लिबरल्स लोग थे, मगर बिस्मार्क इस बात से सहमत नहीं होगा, बिस्मार्क इस बात को होगा ही नहीं होगा सहमत, क्योंकि बिस्मार्क का मानना है कि लिबरल पॉलिसी काम करेंगे तो देश कभी आज़ादी नहीं हो सकता है, देश कभी यूनाइट हो ही नहीं सकता है। और पर्शियन लिबरल लोग समझ रहे हैं कि नहीं, हम पहले आर्मी ऑर्गेनाइज करने से पहले हम क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएं, ऐसा लिबरल्स लोग का मानना है। The king and the legislature took the extremely opposite stance on the issue of military reorganization। मगर किंग और तुम्हारा जो लेजिस्लेचर है दोनों का अपना अपना मत है, इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गया अराउज इन पर्शिया। यानी कि करे तो करे क्या, लिबरल लोग का बात माने कि किंग का बात माने, ये डेडलॉक हो गया। डेडलॉक मतलब क्या होता है, कोई बात ठहर जाना। जैसे हमारा कोई बिल डेडलॉक होता है तो पार्लियामेंट में फिर जॉइंट मीटिंग होता है ना जी, समझना। तो ये डेडलॉक आया था कि यानी करे तो करे क्या, समझ ही में नहीं आ रहा है। तो बिस्मार्क वॉज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर प्रेसिडेंट पर्शिया ड्यूरिंग द डिसाइसिव टाइम इन 1862। तो यहाँ पे बिस्मार्क को अपॉइंट किया गया 1862 में कि जी आप दिखाइए रास्ता आएगा, क्या किया जाए। द बिस्मार्क अग्री विद द व्यू पॉइंट ऑफ द किंग विलियम वन दैट द नीड ऑफ द आवर वॉज रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी इफ जर्मनी वॉज टू इनवाइट। अब ये बोला कि हाँ, इसने भी विलियम वन का ही बात माना है बिस्मार्क ने। अब बिस्मार्क ने कहा कि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से पहले ज़रूरी है कि मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। जब तक मिलिट्री को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे कैसे ऑस्ट्रिया ख़त्म करेंगे, कैसे देश के लिए यूनिफाई करेंगे। तो इसने भी पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से काम नहीं किया है, जैसे कि तुम्हारा विलियम वन चाह रहा था। बिस्मार्क बीइंग अ सीजन्ड रिएक्शनरी वाज वन ऑफ द व्यू दैट अ ग्रेट क्वेश्चंस ऑफ द डे विल नॉट बी सेटल्ड बाय मींस ऑफ स्पीचेस एंड मेजॉरिटी डिसीजन बट द आयरन एंड ब्लड। ये तो शुरू से ही बोल रहे हैं, क्योंकि बिस्मार्क जानते थे कि जो बड़ा बड़ा समस्या है वो खाली स्पीच और मेजोरिटी डिसीजन से नहीं सुलझेगा, उसके लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चाहिए। ब्लड एंड आयरन बता ही दिए तुमको, ब्लड मतलब खून बहा दो, आयरन मतलब स्ट्रेंथ, देश को यूनिफाई करने के लिए किसी भी हद तक चले जाओ। इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दिस टास्क एंड डिज़ाइन ही साइड लाइन द लिबरल्स। और इस चीज़ को पूरा करने के लिए, इस टास्क को पूरा करने के लिए, कंट्री को यूनिफाई करने के लिए लिबरल्स को साइड कर दो, मार दो, उसको अलग कर दो। आई डिड नॉट केयर फॉर द लेजिस्लेचर फॉर रेजिंग मनी। और कोई ध्यान नहीं है कि क्या लेजिस्लेचर करेगा, मनी रेज कर रहा है या रिऑर्गेनाइजेशन आर्न कर रहा है, वो करे या नहीं करे हमको मतलब नहीं, हम करेंगे और हम ब्लड आयरन पॉलिसी से देश को यूनिफाई कर देंगे। इस तरह का सोच रख रहा है बिस्मार्क। तो यहाँ पे देख लो तुम लोग को कैवियर वर्सेस बिस्मार्क, ये बिल्कुल दोनों का ये है। कैवियर लिबरल था और फुल फेथ था इसका लिमिटेड मोनार्की में और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। कैवियर का जब पढ़ाए थे हिस्ट्री, मगर बिस्मार्क क्या है, बिस्मार्क ऑटोक्रेट है और रिएक्शनरी है, बहुत तेज़ी से काम करता है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का काम करता है।
ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं था बिस्मार्क को, फोर्स लिबरल टेंडेंसी ये कुछ पसंद नहीं था बिस्मार्क को। कैवियर का देखो, ही हैड एन आउटमोस्ट रेस्पेक्ट फॉर द विल ऑफ द पीपल एंड द वर्क बाय मीन्स ऑफ पार्लियामेंट एंड प्लेबिसाइड। कैवियर को विश्वास था कि यस विल ऑफ पीपल को सेव करना बहुत जरूरी है, उसको एड्रेस करना जरूरी है, लोग क्या सोचता है वो ज़रूरी है, हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। पार्लियामेंट्री में जो भी काम हुआ उसको रेस्पेक्ट कर। प्लेबिसाइड बोले जनता का सोच मत, जनता का मत के हिसाब से हम इटली को हम यूनिफाई करेंगे। बिस्मार्क का ऐसा नहीं है, वो बिलीव करते थे कि जर्मनी कैन ओनली बी यूनिफाइड अंडर द एजी ऑफ पर्सिया थ्रू स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलॉन्ग विद द एक्टिंग अपॉन द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ये बोला कि स्ट्रॉन्ग आर्मी जब तक नहीं होगा तब तक देश आज़ाद नहीं हो सकता है, देश यूनिफाइड नहीं हो सकता है। बात समझे, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन के थ्रू ही हो सकता है, उसके लिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ही यूज़ करना होगा। तो दोनों का देख रहे हो, दोनों का किस तरह अंतर है कैवियर और बिस्मार्क का। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉरेन पॉलिसी बिस्मार्क क्या रहा, क्योंकि वो फॉरेन पॉलिसी ही यूज़ करके बिस्मार्क ने यूनिफाई किया है कंट्री को। डेनमार्क क्या है, फॉरेन, ऑस्ट्रिया सब फॉरेन है। इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली द डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ कैवियर प्लेड अ पाइवटल रोल। देखो इटली में भी जानते हो कि फॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कैवियर का। अब देखो अनलाइक सर्डिना एंड पिडमंट, कल बताया ही थी क्लास में कि सर्डिना और पिडमंट कितना बड़ा दिया था, दो स्टेट था इटली का जिसने समझाया इटली को किस तरह यूनिफाई होना चाहिए। मगर हमारा ये जर्मनी में तो ऐसा स्थिति नहीं है, जर्मनी मात्र एक पर्सिया ही लीड कर रहा है। तो दोनों का समीकरण बहुत डिफरेंट है, दोनों का सर्कमस्टेंसेस बहुत डिफरेंट है। तो बोला कि जैसे इटली में सर्डिना और पिडमंट which essentially required the assistance of foreign nation for unification Italy in the case of Germany was different। जैसे बोला कि सर्डिना और पिडमंट में क्या था, इसको चाहिए था फॉरेन नेशन से हेल्प चाहिए था, और फॉरेन नेशन से इसने भी हेल्प लिया ही है, हिस्ट्री में बताई है तुम लोग को, ठीक है। मगर जर्मनी का स्थिति कुछ डिफरेंट था। पर्सिया एट दैट टाइम वाज स्ट्रॉन्ग स्टेट, क्योंकि पर्सिया स्ट्रॉन्ग अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ऑस्ट्रिया को धूल चटा सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था। एंड दस हैड नॉट टू लुक एट द फॉरेन स्टेट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसलिए हम फॉरेन कंट्री से हम कोई फॉरेन ऐड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि याद करो इटली ने टुकड़ी लिया था कि नहीं लिया था, जो थोड़ा सा टुकड़ी भेज दिया था उधर, और फिर बाद में दिया कि नहीं दिया फ्रांस को, फ्रांस को हेल्प किया था, तो फ्रांस ने भी हेल्प किया है इसको बाद में, जानते हो। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा स्थिति नहीं था जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में ऑल टुगेदर फेमस है, पर्सिया ही खुद लीड कर रहा है। द न्यूट्रलिटी ऑफ द फॉरेन पावर वॉज इनफ ऑफ पर्सिया टू इंश्योर द यूनिफिकेशन। बस फॉरेन पावर न्यूट्रल है उतना काफ़ी है, क्योंकि फॉरेन पावर इंटरफेयर करेगा तो फिर पर्सिया आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि पर्सिया का रोक देगा, पर्सिया का काम करने का तरीका रोक देगा। हमको फॉरेन हेल्प नहीं चाहिए, मैं ये कि फॉरेन न्यूट्रल है, अनलाइक इटली में फॉरेन हेल्प की जरूरत था। Thus Bismarck wanted that in case of conflict between Persia and Austria or another country, the rest other European powers should remain neutral and must not ally with the hostile state। इसलिए बोला कि जब लड़ाई होगा तो बाकी स्टेट वो न्यूट्रल रहे, चाहे हमारा झगड़ा ऑस्ट्रिया के साथ हो, चाहे झगड़ा हमारा दूसरा कोई कंट्री के साथ हो, देश को यूनिफाई जब कर रहे हैं तो बस बाकी पावर सब शांत रहे, न्यूट्रल रहे, हम अपने आप काम कर लेंगे। द डिप्लोमेटिकली आइसोलेट ऑस्ट्रिया बिस्मार्क मेड द फॉलोइंग अरेंजमेंट विद अदर। अब चूँकि हमको ऑस्ट्रिया को क्या करना है, वो आइसोलेट करना है, इसलिए बिस्मार्क ने अपना पॉलिसी में कुछ संशोधन किया, कुछ एडॉप्ट किया, नया नया चीज़ एडॉप्ट किया है। ही कंक्लूड अ कमर्शियल ट्रीटी विद फ्रांस। फ्रांस से एक देखो ट्रीटी साइन कर रहा है, और उसमें क्या है कि थोड़ा सा फेवरेबल टर्म्स है कि हाँ आपको कुछ राहत देंगे, हम आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको राहत देंगे। तो क्या हुआ, इन 1863 ही हेल्प जार ऑफ रशिया टू सप्रेस द पोलिश रिवोल्ट। जो वहाँ पे पोलैंड का जो पोलिश रिवोल्ट हो रहा था, तो जार को हेल्प किया था, रशियन जो गवर्नमेंट था उसको हेल्प किया था। एंड दस गेन हिज सपोर्ट फॉर द फ्यूचर, क्योंकि एक बार हमने कर दिया तो फ्यूचर में रशिया हेल्प करेगा ही करेगा। तो 1863 में बात समझे, 1863 में क्या किया इसने, जार ऑफ रशिया को हेल्प किया। जानते हो जार क्या है, जैसे कि यहाँ पे मोनार्क था, यहाँ पे मोनार्क था तो वहाँ पे जार था। हम जानते हैं कि बोल्शेविक और मेंशेविक का भी जब बात करते हैं रशियन रिवोल्यूशन का, तो जार का ही बात करते हैं। ये सब क्या है, राजा लोग हैं, तो राजा लोग को हेल्प किया गया, किसका, रशिया के राजा को हेल्प किया गया 1863 में, ये सोच के कि हमको बाद में कहीं ना कहीं फ़ायदा ही पहुँचेगा। अब यहाँ पे देखो जो तुम लोग उस दिन बताए थे माइंड मैप के थ्रू, उस चीज़ के बारे में आया है कि 3 सिग्निफिकेंट वार्स, 3 जो लड़ाई युद्ध हुआ है, तो डेनमार्क के साथ, उसके बाद तुम्हारा ऑस्ट्रिया के साथ, फिर फ्रांस के साथ, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, जो कि बता चुके हैं, थोड़ा इसमें डिटेल्स में होगा।
आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी बिस्मार्क यूज द आर्मी एंड डिप्लोमेसी विथ ग्रेट एफर्ट इन 3 wars। जब आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर दिया, आर्मी का बड़ा टुकड़ी तैयार कर लिए, तो बिस्मार्क ने क्या किया, इसी आर्मी को यूज़ किया और डिप्लोमेसी को भी एज अ टूल यूज़ किया है, ठीक है, 3 वार में, और प्रूव एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और ये वार कहीं ना कहीं बहुत काम किया है फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। पहले फर्स्ट वन देखते हैं, वार विद डेनमार्क, जो कि 1864 में हुआ था। वही तुम लोग को बोला गया था कि स्केल्विक और होल्स्टियर ये 2 डचीज थे, जानते हो, सैंडविच डचीज है। उस दिन दौड़ा के दिखाए थे तुम लोग को, दिखाया था ना तुम लोग कि डेनमार्क और क्या आइसलैंड है, तो दिखाया था ना उधर डेनमार्क और के बीच में डचीज था ना, डचीज तुम लोग दिखाया कि नहीं दिखाया, डेनमार्क और उसके बीच में था ना 2 डचीज। क्या है, देखो, स्केल्विक और होल्स्टियर, ये 2 डचीज है तुम्हारा, जो कि तुम्हारा बॉर्डर पर्शिया के बॉर्डर में था और डेनमार्क के बीच में है, मगर डेनमार्क के कंट्रोल में है। वो यही बताया गया था ना, डेनमार्क कंट्रोल में, मगर वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग क्या बोले, जर्मन बोल रहे हैं, तो फायदा हो गया जर्मनी को वहाँ पे। द पॉपुलेशन ऑफ स्केल्विक वाज अ डेनिश, देखो क्या बोला जा रहा है कि डेनिश टाइप के है, लेकिन डेनिश मतलब क्या हुआ, डेनमार्क का है। इन इट्स नॉर्दर्न पोर्शन, ऊपर नॉर्दर्न पोर्शन, मगर जर्मन इन द साउथ पोर्शन, मगर जर्मनी में साउथ पोर्शन था, एंड मिक्सड इन द नॉर्दर्न टाउन्स एंड द सेंटर। और जो नॉर्दर्न टाउन और सेंटर में जो था, जो टाउन्स है, उसमें दोनों मिक्स पॉपुलेशन है, यानी कि जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उसमें, कहने का मतलब ये हुआ। और दूसरा जो होल्स्टियन है, दूसरा जो डचीज है, डचीज पूरा जर्मन था, इंटायर जर्मन था, तो इसलिए 2 डचीज है। एक डचीज क्या है तुम्हारा, होल्स्टियन में पूरा जर्मन स्पीकिंग है, मतलब दूसरा जो तुम्हारा डची है स्केल्विक में, उसमें क्या है कि डेनमार्क नॉर्थ में है, बाकी सेंट्रल और साउथ में क्या है तुम्हारा जर्मन पीपल है। तो कहने का मतलब क्या कि दोनों में ही प्रोमिनेंट जर्मन स्पीकिंग पीपल तो है वहाँ पे। द किंग ऑफ डेनमार्क वॉज ईगर टू एनेक्स बोथ दिस डचीज टू हिज किंगडम। क्यों डेनमार्क को चाहिए था, क्योंकि बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज है ना। बात तुमको समझ में आ रहा है आकाश? उस दिन बताए थे सभी चीज़, पढ़ता है घर में पढ़ते हो सब नोट्स, सब हाँ देखा करो नोट्स को। Since the Dutchies had German population, therefore these were opposed to any such move and wanted to part of German Confederation। सही बात है ना, क्योंकि वहाँ पे जर्मन पॉपुलेशन था, तो अपोज करेगा ही कि जब डेनमार्क वहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो ये अपोज करेगा ही करेगा। और ये चाहेगा कि जर्मन कन्फेडरेशन का ही पार्ट बने, क्योंकि जर्मन स्पीकिंग ही वहाँ किया जा रहा है, बोला जा रहा है। पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया वर बोथ अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ डेनमार्क टू एनेक्स द डचीज। और पर्शिया और जर्मनी दोनों ही खफा थे कि डेनमार्क क्यों कर रहा है ऐसा काम, तो यहाँ पे वो ऑस्ट्रिया का हेल्प ले लेगा आराम से, समझ लो, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी आफ्टर ऑल जर्मन पीपल है वहाँ पे पूरी तरीके से। इन 1863 और न्यू रूलर केम टू द थ्रोन टू द डेनमार्क। 1860 में एक नए रूलर आए हैं एंड मेड इंडेवर्स टू एनेक्स बोथ दिस डचीज टू हिज किंगडम। और इसने पूरी तरीके से बोला कि ना, कोशिश किया कि इस 2 डचीज को हम डेनमार्क के अंदर घुसा दें। दिस कॉज पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया टू डिक्लेयर वार इन 1864 अगेंस्ट डेनमार्क। समझे? तो यहाँ पे चूँकि ऐसा प्रयास किया, तो ठीक इसने भी घोषित कर दिया, ऑस्ट्रिया और पर्शिया दोनों ने घोषित किया कि हम डेनमार्क के साथ युद्ध करने वाले हैं, फाइट करने वाले हैं, क्योंकि भाई हमारा जर्मन स्पीकिंग वाला पीपल तुम क्या कर रहा है, उसको एनेक्स क्यों कर रहा है। डेनमार्क वॉज डिफीटेड इन द 2 डिसाइसिव बैटल, और हार गया। 2 बैटल हुआ है, दोनों बैटल में हार गए। कौन? डेनमार्क हार गया। आफ्टर द वार, सॉरी डेनमार्क बोल रहे हैं, हाँ डेनमार्क ही हरा है, ऑस्ट्रिया और पर्शिया दोनों मिला के मिल के हराया उसको। आफ्टर द वार इट वॉज अग्रीड बिटवीन द विक्टर्स दैट ऑस्ट्रिया विल एडमिनिस्टर होल्स्टीन। अब देखो यहाँ पे वही तय हुआ, कल बताए थे, उस दिन बताए थे कि ऑस्ट्रिया क्या है, ऑस्ट्रिया होल्स्टीन को देखेगा और इसके लिए क्या होगा, पर्शिया करेगा। मान गया, वो बाद में ले लेगा उससे, ऑस्ट्रिया से ले लेगा वो। बट सून द एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स ओवर स्केल्विक also became the bone of the contention between the victors, which finally culminated into। देखो अब वही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, हमारा यहाँ तक अधिकार है, हमारा यहाँ अधिकार है, ये कहते कहते आमने सामने ऑस्ट्रिया और पर्शिया आ गया। अब ये दोनों झगड़ा करेगा, और जानते हो पर्शिया बहुत आगे बढ़ चुका है, पर्शिया बहुत पावरफुल बन चुका है जुलर्डिन की वजह से, तो धूल चटा देगा वहाँ पे। उसके लिए मगर हमको जाके फ्रांस को बोलना होगा कि न्यूट्रल रहिएगा। तो ऑस्ट्रो पर्शियन वार बैटल ऑफ सेडोवा 1866, वो 64 में हुआ है, 66 ठीक 2 साल बाद हुआ है। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा था दोनों के बीच में। पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया द आर्क राइवल्स एंटर इनटू अलायंस। अब देखो पर्शिया अलायंस हुआ था,
क्योंकि डेनमार्क में दोनों मिल के लड़ाई किया है, इसने उसमें बना था, तुम्हारा अलायंस बना था टू गेट द लायंस शेयर फ्रॉम द 2 जजेस, ताकि दोनों जजेस मिल सके उसको। इसलिए आफ्टर द डिफीट ऑफ डेनमार्क, बिस्मार्क वॉज वेरी कीन दैट एडवांटेज शुड बी टेकन ऑफ द सिचुएशन टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ पर्सिया। जैसे ही जीत लिया, जैसे होल्स्टीन और स्केलविल्स जैसे ही उसको मिला और एक डचिस मिला, तो उसने अपना पावर बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि नेवल बेस बन जाएगा वहाँ पे, और पर्सिया और तेज़ी से बढ़ रहा है। बिस्मार्क बाय द यूज़ ऑफ डिप्लोमेसी गेव होल्स्टीन टू ऑस्ट्रिया। हाँ, डिप्लोमेसी के तौर पे होल्स्टीन दे दिया गया उसको, दूसरा डचीज दे दिया गया उसको। होल्स्टीन वॉज सराउंडेड बाय द पर्शियन टेरिटोरीज, मगर होल्स्टीन क्या किया, सराउंडेड क्या है, पर्शियन फोर्सेस है। तो वही बात है कि जब फोर्सेस आपका रहेगा तो आप भले ही उसको दे दिए तो फिर भी आपका तो रहेगा ही रहेगा, है ना, क्योंकि रिंग एंड फेंस वाला पॉलिसी जान ही रहा है तुम लोग। देखो, होल्स्टीन भले ही ऑस्ट्रिया को मिल गया, मत सराउंडिंग में क्या है, पर्शिया का आर्मी सब है। दिस मेड ऑस्ट्रिया अप्रीहेंसिव अबाउट इट्स कंट्रोल इन द फ्यूचर। तो उसको घबराने लगा कि भाई फ्यूचर में हमारा क्या तकदीर होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी तुम घेर ले रहा है, मिलिट्री से घेर ले रहा है, तो कुछ भी कर सकता है, तुम बाद में हमको ज़बरदस्ती हटा भी सकता है यहाँ से। तो अप्रीहेंशन शुरू हो गया ऑस्ट्रिया में। देयरफॉर शी डिमांडेड द यूनिफिकेशन टू डचेस अंडर हर डोमिनेशन। तो बोला कि ये दोनों यूनिफाई कर दो और हमारे डोमिनेशन में, यानी कि ऑस्ट्रिया चाहता है कि हमारे डोमिनेशन हम पूरा कंट्रोल कर लें। तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा उसको। तो बिस्मार्क नीडेड टू गेट रीड ऑफ ऑस्ट्रिया इन्फ्लुएंस इन ऑर्डर टू मेक अ यूनिफाइड जर्मनी। तो बोला कि अब पर्शिया को लग रहा है, यानी कि बिस्मार्क को लग रहा है कि नो, इस तरह ऑस्ट्रिया यदि वहाँ पे होल्स्टीन में कब्जा के रखेगा तो दिक्कत हो सकता है, अब लड़ाई करना ही पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि जर्मनी को यूनिफाई करना है तो लड़ाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या किया, फॉर दिस पर्शिया सेंड इट्स आर्मी टू ऑस्ट्रिया हेल्ड होल्स्टीन। तो होल्स्टीन में जो तुम्हारा होल्स्टीन जो डच है वहाँ पे जो ऑस्ट्रिया कब्जा कर रखा है, वहाँ पे आर्मी भेजा। ठीक है, और ये आर्मी भेजा तो क्या हुआ, इमीडिएट झगड़ा हो जाएगा, इमीडिएट अटैक हो जाएगा। एज मैंसन अर्लियर, पर्शिया वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टैकल द ऑस्ट्रिया डेंजर अलोन। मैंने बोला ही ये चीज़ कि अब तो बहुत पावरफुल हो चुका है पर्शिया, अकेले उसको उड़ा सकता है। हाउएवर एनी फॉरेन हेल्प टू ऑस्ट्रिया कुड हैव प्रूव फैटल टू पर्शिया। मैं कोई फॉरेन वहाँ पे आ जाता है, फॉरेन रूल आ जाता है, यानी कि फ्रांस जैसा कंट्री यदि सपोर्ट कर देगा ऑस्ट्रिया को तो फिर पर्शिया हार भी सकता है। अकेले दम पे ना पावरफुल हुआ है, मगर यदि फ्रांस हेल्प कर देगा तो दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि फ्रांस को कैसे न्यूट्रल किया जाए यहाँ पे। तो बिस्मार्क डिप्लोमेटिकली इंश्योर दैट ऑस्ट्रिया शुड हैव नो फ्रेंड्स। इसलिए इसने डिप्लोमेटिकली क्या कोशिश किया कि कोई इसका दोस्त नहीं आए इस क्राइसिस में, उसका कोई फ्रेंड बने ही नहीं। तो बिस्मार्क ने न्यूट्रलिटी ऑफ अदर पावर इन द फॉलोइंग मैनर। तो जितने भी बड़े बड़े पावर थे, जैसे फ्रांस हुआ, इटली हुआ, रशिया हुआ, इसको क्या डिप्लोमेसी तरीके से क्या किया जाए कि आप शांति से रहिएगा, आप जब लड़ेंगे तो आप लोग नहीं आइएगा। तो डिप्लोमेटिक लेवल पे इन लोग को समझाया गया कैसे। देखो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस को क्या किया बिस्मार्क ने। बिस्मार्क क्लेम दैट ही हैज़ नो एग्रेशन इंटेंशन टू। देखिए हम फ्रांस से लड़ना नहीं चाहेंगे, जो बात है ना, हमारा कोई इंटेंशन आपको हराना नहीं है। ही गेव फ्रांस और ड्यूबियस प्रॉमिस अबाउट गेटिंग सम टेरिटरी। आप बस न्यूट्रल रहिए, कोई टेरिटरी हम भी आपको दे देंगे, कुछ टेरिटरी। इटली क्या बोला, इटली वॉज प्रोमिस्ड वेनेशिया। इटली को बोला कि हम वेनेशिया, तुमको वेनेशिया, उधर युद्ध हो रहा है, हम वेनेशिया दे देंगे, ऊपर नॉर्थ का जो पार्ट था तुम्हारा नॉर्थ इटली का, याद करो वेनेशिया। इफ़ सी रिमेन न्यूट्रल और साइडेड विथ पर्शिया वन, यदि आप न्यूट्रल हो या फिर हमारे साइड लोगे तो हम आपको वेनेशिया में हम हेल्प करेंगे आपको, क्योंकि वेनेशिया का कंट्रोल जर्मन वाला कंट्रोल है ऊपर में वेनेशिया में, याद करो। रसिया देखो, रसिया के साथ क्या किया गया कि इन 1860 बिस्मार्क हेल्प जार ऑफ रसिया। वो अभी जैसे बोले थे ना कि रसिया के जार को हेल्प किया था, और यही सोचे कि फ्यूचर में हेल्प मिलेगा इसको। तो ऑस्ट्रिया वॉज डिसाइसिवली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ सडोवा। बहुत गहरे तरीके से हार गया 1866 में, बात समझे। एंड जर्मन कन्फेडरेशन वॉज डिजॉल्व आफ्टर द वार। और जो जर्मन कन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स अलग अलग आके एक साथ बने थे, वो डिजॉल्व कर दिया गया। एंड द होल नॉर्दर्न जर्मनी गॉट यूनिफाइड। नॉर्दर्न जर्मनी को एक कर लिया गया, नॉर्दर्न जर्मनी एक कर दिया गया अंडर द डोमिनेशन ऑफ पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। पर्शिया गेन द कंट्रोल ऑफ स्किल्सबे एंड होल्स्टीन एज वेल। और जो दो डचेस था वो डचेस पे भी फुल कंट्रोल। क्यों, ऑस्ट्रेलिया हार गया तो कोई ज़रूरत ही नहीं, उसका होल्स्टीन से हट जाएगा वो। तो इस तरह हाथ में ले लिया। तो क्या इंपॉर्टेंस है बैटल ऑफ सडोवा का, कि जो इतना डिसाइसिव रहा है, इसमें कह सकते हैं कि नॉर्दर्न पूरा जर्मनी यूनिफाई हो गया, डचेस भी हाथ में आ गया। तो बैटल ऑफ सडोवा फाइनली एलिमिनेटेड ऑस्ट्रिया, जो बहुत बड़ा पावर था उसको फाइनली एलिमिनेट कर दिया।
बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक था पर्शिया के लिए, और यही कहीं ना कहीं बैरियर प्रूव हो रहा था फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। द बैटल प्रूव टू बी वाटर सेट इन द, बहुत बड़ा तुम्हारा बैटल प्रूव हुआ, वाटर सेट यानी गजब का उसका रिजल्ट रहा है फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्योंकि हम क्या किए, नॉर्थ जर्मन क्या कॉन्फेडरेशन क्रिएट कर लिए बड़ा वाला इधर का, ये सब फैक्शंस में था, सब एक कर लिए हमने। द बैटल ऑल्सो प्रूव टू बी अ स्टेपिंग स्टोन इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और इटली के भी हेल्प किया है ये जाके कहीं, क्योंकि ऑस्ट्रिया का डिफीट होना तो इटली में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है कि नहीं रखा है ऊपर वाला नॉर्दर्न इटली को, हाँ, तो उसका उधर भी फर्क पड़ेगा। वही बोला आफ्टर द डिफीट ऑफ ऑस्ट्रिया द स्टेट ऑफ वेनेसिया गॉट यूनिफाइड विद इटली, वेनेसिया मिल गया इटली को। वही बोला कि देखिए कॉमन एनिमी है, हमको हेल्प करो, न्यूट्रल हो या हमको हेल्प करो, और जैसे ही ऑस्ट्रिया हार जाएगा तो तुम्हारा वेनेसिया वाला भी तुमको मिल जाएगा, तो बोला ठीक है, और यही हुआ है। द बैटल ऑफ सडोवा वॉज ऑल्सो अ डिप्लोमेटिक डिफीट फॉर फ्रांस, तो फ्रांस का भी डिफीट हुआ एक तरह से, बैटल ऑफ ऑल्सो अ डिप्लोमेटिक डिफीट फॉर फ्रांस, फ्रांस गॉट नो कंपनसेशन फॉर रिमेनिंग। अब जैसे बिस्मार्क ने प्रॉमिस किया था कि अब हमको हेल्प करोगे, आप न्यूट्रल रहोगे तो हम आपको देंगे, ये बिस्मार्क ने तो नहीं दिया कोई भी चीज़ इसको, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक फेलियर रहा कि नहीं रहा फ्रांस के लिए। तो पर्शिया नाउ टर्न आउट टू बी स्ट्रॉन्गर देन फ्रांस, फ्रांस से ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर हो गया पर्शिया, ठीक है। एंड दस द बैलेंस ऑफ पावर शिफ्टेड इन यूरोप इन द फेवर ऑफ पर्शिया, अब बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया, अब फ्रांस को भी पीछे करके अब पर्शिया आगे निकल गया, अब तब यहाँ पे पूरी तरीके से काउंटर हो जाएगा फ्रांस के साथ। Bismarck treated Austria very generously after the defeat, and this was done in order to ensure her support in the future for unification. ऑस्ट्रिया को हारने के बाद बाबू ऑस्ट्रिया के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया ऑस्ट्रिया के साथ। क्यों? क्योंकि पता है कि हमको साउदर्न जर्मनी को भी यूनिफाई करना है, बाद में हमको ये ऑस्ट्रिया चाहिए होगा, तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया। कोई बात नहीं, आप हार गए ना, हम आपके साथ थे, कोई बात नहीं, वार में ऐसा ही होता है, हार गए कोई बात नहीं है। बहुत प्यार से ट्रीट किया गया ऑस्ट्रिया को, नहीं तो कभी भी हारता है तो विक्टर पावर हमेशा ही लूजिंग पावर को कितना ह्यूमिलेट करता है, तो ह्यूमिलेट नहीं किया ये, तो कितना सोच सकते हो तुम, कितना दृष्टि रहा होगा बिस्मार्क का, और कितना उसका शतरंज का चाल चल रहा होगा बिस्मार्क, समझ रहे हो ना। अब देखो, अब सबसे डिसाइसिव बैटल जिसकी वजह से ये बैटल होगा, अब पूरा जर्मनी यूनिफाई हो जाएगा, दैट इज अ फ्रांस रशियन वार, बैटल ऑफ सेडान। बैटल ऑफ सेडान देखो 1870 और 71। आफ्टर द बैटल ऑफ सेडोवा इन नॉर्थ जर्मनी गॉट यूनिफाइड अंडर द डोमिनेशन ऑफ पर्शिया, नॉनथिनेस द साउदर्न स्टेट्स वर येट टू बी यूनिफाइड। नॉर्दर्न तो हो गया, मैं साउदर्न तो अभी भी नहीं हुआ है। द फॉलोइंग वर द टू बिगेस्ट इम्पिडेंट्स, दो बहुत बड़े रीजन रहे हैं जिसकी वजह से साउदर्न वाले यूनिफाइड नहीं हुए। क्या रीजन था देखो, मैनी ऑफ द साउदर्न स्टेट्स वर जेलियस विद द ग्रोइंग डोमिनेशन ऑफ पर्शिया, पर्शिया से जलता था कि पर्शिया कितना पावरफुल हो गया, बताओ ये हमको अपने अंदर लेगा, तो इसलिए हम नहीं जाना चाहेंगे इसके अंदर। नंबर 1, फ्रांस वॉज अलार्म्ड बाय द ग्रोइंग पावर ऑफ पर्शिया, फ्रांस को लग गया कि बहुत पर्शिया आगे बढ़ रहा है, एंड ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप, सही बात है। Moreover, the people of France had a feeling that the defeat of Austria in Austro-Persian war was that of France and not of, क्यों? उसको लगा कि जब पर्शिया वार और तुम्हारा ऑस्ट्रिया वार हुआ है, उसमें ऑस्ट्रिया हारा तो ऑस्ट्रिया नहीं हारा, वो फ्रांस हारा है। इस तरह का विचारधारा होने लगा फ्रांस में। क्यों? क्योंकि फ्रांस न्यूट्रल रहा, ऑस्ट्रिया को हरा दिया, फिर उसके बाद कुछ तो दिया भी नहीं उसको, कुछ मिला भी नहीं उसको। जब नहीं मिला तो लोग को लगने लगा कि यहाँ पे ऑस्ट्रिया नहीं हारा है, फ्रांस आ रहा है। इतना मजाल हो गया कि ठग लिया इसको, फ्रांस को। तो ये दो बहुत बड़े रीजन रहे हैं। बिस्मार्क इन सच क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस वांटेड अ नेशनल वार विद फ्रांस, इसलिए इस तरह के सिचुएशन में वो चाहते थे कि फ्रांस से नेशनल वार हो। नेशनल वार के लिए क्या लोग विद्रोह करें उस चीज़ का। तो अ वार इन विच पीपल ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट ऑफ जर्मनी गॉट अलाइंड टुगेदर अगेंस्ट फ्रांस। इस वार में अब क्या होना चाहिए कि नॉर्थ जर्मनी का पीपल और साउथ जर्मनी पीपल एक साथ आए फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री, इसलिए पॉपुलर रिवोल्ट कहा जाता है इसको, नेशनल वार कहा जाता है इसको। ये गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी मिला जब स्पेनिश थ्रोन खाली हो गया, नीचे स्पेन वाला खाली बताए थे, ठीक है। एंड पर्शिया सपोर्टेड हिज कैंडिडेट, अपने कैंडिडेचर को लिपोल्ट करके, जो कि तुम्हारा वही रिलेटिव ऑफ पर्शियन किंग था। पर्शिया का जो किंग था उसका बाबू कोई चिंगड़ा था, उसका वो कैंडिडेट था, उसको स्पेन में बोला कि यही रहेगा, क्योंकि स्पेन का राजगद्दी हो गया, खाली हो गया स्पेन का जब राजगद्दी खाली हो गया तो पर्शिया ने सपोर्ट कर दिया कि कैंडिडेट कौन सा रहेगा, हमारे ब्लड वाला कैंडिडेट रहेगा, हमारे रिलेटिव रहेगा। तो ये चीज़ फ्रांस को बुरा लगेगा, कौन होता है रे तुम ऊपर से हुक्म चलाने वाला।
स्पेन में घटना हो रहा है उसका असर देखो फ्रांस और ऑस्ट्रिया पर्शिया में किस तरह हो रहा है। दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द फ्रांस किंग नेपोलियन III, ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो एम्बेसडर भेजा किंग ऑफ पर्शिया में, डिमांड किया कि देखिए कैंडिडेचर ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ किंग शुड नॉट बी सपोर्ट बाय, जो भी वहाँ पे आप सपोर्ट मत करिए उसको कैंडिडेचर, भले आपका रिलेटिव आप कैंडिडेट मत करो। मगर देखो पर्शिया ने क्या किया, यानी कि बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क ने वो मैनिपुलेट कर दिया टेलीग्राम, मैनिपुलेटेड वन ऑफ द टेलीग्राम ऑफ किंग इन सच अ वे दैट हर एम्बेसडर हैड बीन इंसल्टेड व्हेयरएज पर्शियन फेल्ट दैट देयर किंग हैड बीन डिसग्रेस्ड। इसमें इस तरह मैनिपुलेट किया गया है, ताकि क्या इस तरह मैनिपुलेट किया कि एम्बेसडर क्या वो इंसल्टेड हो गया और पर्शियन फेल्ट दैट देयर किंग हैड बीन डिसग्रेस्ड, और उसका जो किंग है वो उसको यानी कि उसको ठीक से सम्मान नहीं दिया गया। मैनिपुलेट किया है ताकि क्या हो कि दोनों के बीच में वो खटपट शुरू हो जाए दोनों के बीच में। तो रिसेंटमेंट इन फ्रांस वॉज सो ग्रेट, इतना गुस्सा आ गया फ्रांस में, इतना गुस्सा आ गया फ्रांस वाले लोग को कि नेपोलियन वॉज फोर्स टू डिक्लेयर वॉर। तो ज़बरदस्ती हमारा किंग का इतना बेइज्जती हुआ है, तो पीपल ने विद्रोह कर दिया, फ्रांस का पीपल है कि जाओ लड़ो उससे। ये हमारा पीपल का सवाल है, फ्रांस का यदि किंग का यदि बेइज्जती हुआ तो हमारा बेइज्जती हुआ, लड़ो उससे। इस तरह मैनिपुलेट किया बिस्मार्क, ठीक है। और यहाँ से वार डिक्लेयर हो गया, दैट इज द बैटल ऑफ सेडन। तो बिस्मार्क डिप्लोमेटिकली आइसोलेट फ्रांस इन फॉलोइंग इज, कैसे कैसे अलग अलग किया था तो जान ही रहे हो। ऑस्ट्रिया वॉज जेनरसली ट्रीटेड आफ्टर द बैटल ऑफ सडोबा, 1866 के बाद कितना बढ़िया से ट्रीट किया गया ऑस्ट्रिया को, यही पर्पज़ के लिए कि बाद में हेल्प आएगा, काम आएगा ऑस्ट्रिया का। इटली वॉज गिवन वेनेशिया, देखो इटली को दे दिया गया वेनेशिया कि आप न्यूट्रल रहिएगा। तो ऑल्सो पेपर स्टेट इटली वेयर येट टू बी यूनिफाइड, मगर नीचे का स्थिति यूरोप में जानते हो है, उसमें इटली में क्या है, जो तुम्हारा पेपर स्टेट था, पोप का जो था फ्रांस का, ठीक है, वो अभी यूनिफाइड नहीं हुआ था। एंड फ्रांस वॉज मेन ऑब्स्टेकल, उसका भी मेन ऑब्स्टेकल, और जर्मनी के लिए भी मेन ऑब्स्टेकल। दस द न्यूट्रल, इसलिए इटली शांत रहने वाला है और इटली कोई परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि इटली का अपना वाला सेंट्रल, वो भी देखना क्योंकि सेंट्रल इटली में पूरी तरीके से फ्रांस का दबदबा है, पोप वाला स्टेट, और इधर पूरी तरीके से इधर वाला भी दिक्कत है जर्मनी में फ्रांस को लेकर। तो अब इटली कभी जा ही नहीं सकता है, इटली कभी फ्रांस को हेल्प कर ही नहीं सकता है। तो रशिया वॉज डिफीटेड बाय फ्रांस इन क्रीमिया वार, 1855 का वार में फ्रांस ने हरा दिया था, क्रीमिया वार में रशिया को जब हरा दिया था तो जाहिर सी बात है खुन्नस होगा ही होगा रशिया को इस बात को लेके। तो रशिया चाहता था कि इसका हम बदला लें, देयरफॉर अलायंस बिटवीन रशिया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि रशिया और फ्रांस का अलायंस बनेगा, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 1855 में इतना बड़ा कुछ हुआ है। तो ये सब चीज़ फ़ायदा उठाएगा, और कहीं ना कहीं पर्शिया ने जाकर हेल्प भी कर दिया था उसको, रशिया को। तो सब फेवरेबल कंडीशन था फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन जितने भी हो रहे थे। तो फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड ऑन द बैटल ऑफ सेडन, देखो हरा दिया गया और वार ख़त्म कर लिया गया ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट से 1871 में, जिसका मेन प्रोविजंस क्या क्या था वार का, किंग ऑफ पर्शिया वॉज एक्सेप्टेड एज द रूलर ऑफ जर्मनी, जो पर्शिया का किंग होगा वो पूरा जर्मनी का किंग होगा, रूलर होगा। एंड साउदर्न स्टेट ऑफ जर्मनी वॉज टू बी पार्ट ऑफ द, और जो साउदर्न स्टेट जर्मनी है वो भी तुम्हारा जर्मन कन्फेडरेशन का पार्ट होगा, यानी कि सब जर्मनी अब एक हो रहा है, साउदर्न वाला भी आके नॉर्दर्न में जुड़ रहा है और पूरा एक जर्मनी बन रहा है। फ्रांस ने देखो अल्साइक और लॉरेन दे दिया, जर्मनी को दे दिया, दोनों ये बताए थे बॉर्डर एरिया में लॉरेन और अल्साइक था ना, वो दे दिया गया इस तरह साइड में। एंड फ्रांस अग्री टू पे पर्शियन हैवी वार कंपनसेशन, आ रहा है तो कंपनसेशन देगा ही देगा। तो इन दिस वे क्या हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंप्लीटेड विद द एफर्ट्स ऑफ बिस्मार्क, इस तरह बाबू दोनों हो गए। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, सिग्निफिकेंस क्या है बैटल ऑफ सेडान का, कि बैटल ऑफ सेडान ऑल्सो प्रूफ सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रहा। क्यों, केवल तुम्हारा इटली का नहीं, ठीक है, तुम्हारा ये जर्मनी का भी, यहाँ फ्रांस लिखा गया, जर्मनी का भी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे फ्रांस लिख दिया, गलती लिख दिया जर्मनी। ड्यूरिंग द वार फ्रेंच आर्मी विथड्रॉ फ्रॉम रोम, रोम से हटा दिया क्योंकि उधर लड़ना है। अब जैसे ही जर्मनी फ्रांस से हटाया, वहाँ पोप से हटाया, यहाँ फ़ायदा हो गया, इटली यूनिफाई कर लिया उसको। दिस यूनिफाइड पेपल स्टेट्स विथ इटली एंड कंप्लीट फाइनल इटालियन यूनिफिकेशन भी वहाँ शुरू हो गया। ऑल्सो द डिफीट ऑफ नेपोलियन III का हारना मतलब क्या हुआ कि रिपब्लिक, फ्रांस का भी रिपब्लिक बन गया। तो ठीक है, फ्रांस यहाँ पे सही है, मगर ये 3 कंट्री का यहाँ से उदय हुआ है, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी का, क्योंकि अब फ्रांस का भी रिपब्लिक फॉर्म हो गया है, क्योंकि अभी रिपब्लिक नहीं आया था, अभी नेपोलियन III है, जिसका मतलब क्या ऊपर, और तो अब रिपब्लिक आया, यानी कि फ्रांस भी जन्मा है यहाँ से, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे भी आएगा, क्योंकि हार गया वो, किंग हार गया। तो बैटल ऑफ सेडान इन्फोर्स
द फैक्ट दैट बैलेंस ऑफ पावर हैड शिफ्टेड इन यूरोप इन फेवर ऑफ, अब जो बैलेंस ऑफ पावर क्या है, जर्मनी अब आगे बढ़ गया, यानी कि इंग्लैंड के बाद जर्मनी होगा आगे बढ़ने में। एंड फ्रांस नो लॉन्गर, अब कोई पावरफुल कंट्री नहीं रहा फ्रांस। अ ग्लोरी ऑफ फ्रांस गॉट ऑफ नेपोलियनिक पास्ट इनटू ओविलियन इनटू द बैटल, और नेपोलियन का जो पावर था ये सब खत्म हो गया, क्योंकि सत्ता ही खत्म हो गया उसका, और यहाँ से हमने खत्म कर दिया। अब देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो ये 3 क्वेश्चन तुमको दिया गया है कि प्रैक्टिस करिए कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टुक प्लेस थ्रू द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। कमेंट करो इस पे। एसेस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ जर्मनी एंड बिस्मार्क पॉलिसी ब्रिंगिंग आउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, वाई हैड पर्शिया रिप्लेस ऑस्ट्रिया एज द लीडिंग जर्मन पावर्स बाय 1866। तो जान रहे हो कि कितना आगे जुलूबिन की वजह से कितना आगे पर्शिया बढ़ा है, सो ऑन। खत्म कर दिए क्लास को। यस, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर डिस्कशन, आवर नोट्स कंप्लीटेड।